हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ऋचा आज आपके सामने लाई है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। ये भूसन्नति टॉपिक में पहले भी डाल चुकी हूँ। अब भूसन्नति होती क्या है ये भी मैंने बता चुकी हूँ, फिर भी दोबारा बताती हूँ कि ये कोबर ने जो अपना ये सिद्धांत दिया है, ये 1935 में जो भूसन्नति सिद्धांत आया था, कोवर का ये सिद्धांत भूसन्नति सिद्धांत है। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ऋचा आज आपके सामने लाई हूँ ज्योग्राफी बंडल में कोवर का भूसन्नति सिद्धांत। अगर हम भूसन्नति सिद्धांत की बात करें तो कोवर ने जो अपना ये सिद्धांत दिया है, ये जो है भूसन्नति पर आधारित है। भूसन्नति क्या होती है इसके बारे में मैं पहले भी डाल चुकी हूँ कि उथले गहरे सागर। अगर मैं भूसन्नति की सिंपल बात करूं तो ये भूसन्नति सिद्धांत सबसे पहले 1923 में ये सिद्धांत दिया गया था। भूसन्नति कब दिया गया था? 1923 में। कोवर ने जो सिद्धांत दिया 1923 में दिया था और यह सिद्धांत जो है सकुचन पर आधारित है। यानी जो सिद्धांत है वो उसमें ये सकुचन के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि कुछ पर्वत निम्न तरंगों के आधार पर माने जाते हैं और ये सिद्धांत जो है सकुचन पर आधारित है। तो अगर मैं बात करूं कोवर ने जो अपना सिद्धांत दिया है, ये सिद्धांत भूसन्नति सिद्धांत किससे संबंधित है? वलित पर्वतों के निर्माण से। वलित पर्वतों के निर्माण से संबंधित उन्होंने अपना किस पर आधारित सिद्धांत दिया है? ये सकुचन पर आधारित अपना सिद्धांत दिया है। अब उन्होंने अपने सिद्धांत में क्या कहा है, तो आगे बात करें कि कोवर ने जो अपना सिद्धांत दिया है, ये जो है सकुचन पर आधारित है और इसमें ये कहा गया है कि पहले भूसन्नति थी, है ना, और जो भूसन्नति है वो कहाँ बनी हुई थी? दृढ़ भूखंड, प्राचीन दृढ़ भूखंड से के मध्य भाग में भूसन्नति से संबंध जोड़ते हुए विचार दिया था। यानी कोवर ने जो अपना सिद्धांत दिया था वो दृढ़ भूखंड यानी प्राचीन दृढ़ भूखंड और भूसन्नति के मध्य संबंध जोड़ते हुए कहा था। अगर मैं सिंपल बताऊं तो भूसन्नति क्या होती है? उथले गहरे सागर होते हैं जिनमें मलबा जमा होता रहता है और ये नीचे की ओर धंसती जाती हैं। अब इस भूसन्नति के दोनों ओर एक कठोर भूखंड होता है और कठोर भूखंड के मध्य में इन दोनों के आधार पर भूसन्नति और कठोर भूखंड, तो इन दोनों का संबंध जोड़ते हुए ये सिद्धांत दिया है कि प्राचीन पर्वतों की उत्पत्ति कैसे हुई है? वलित पर्वतों की, है ना। और उन्होंने क्या कहा था कि जहां आज पर्वत हैं वहां पहले भूसन्नतियां थी। ठीक है, यानी पहले जो पर्वत पाए जाते थे, जहां भी आज पर्वत हैं वहां पहले कभी भूसन्नति थी। जैसे कि तैतीस सागर से भूसन्नति के रूप में माना जाता है और उससे किसके निर्माण हुआ है? हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। ठीक है, अगर हम भूसन्नति की बात करें तो भूसन्नति जो है चारों ओर से प्राचीन भूखंड जिसे क्रोटोजोन कहा। भूसन्नति जैसे बताया ना अभी दृढ़ भूखंड, देखो मैंने यहाँ पे ये दृढ़ भूखंड बताए। इन दृढ़ भूखंडों को क्या कहा है कोवर ने? क्रोटोजोन। ठीक है, दृढ़ भूखंड, ये नेट का क्वेश्चन है। अब देखो अगर मैं साथ साथ चलो बैक करके बाद में बताऊंगी कौन कौन से क्वेश्चन नेट में आते हैं। तो ये क्रोटोजोन कहा किसको? चारों ओर प्राचीन दृढ़ भूखंड थे, उनको क्रोटोजोन कहा गया। अगर मैं भूसन्नति की बात करूं तो ये देखो, ये भूसन्नति का मैंने डायग्राम डाल रखा है। सबसे पहले पर्वत निर्माण कैसे होता है कि सबसे पहले भूसन्नतियों का निर्माण होता है। भूसन्नति में क्या होता है कि सामुद्रिक क्षेत्र है, यहाँ दृढ़ भूखंड है और इस दृढ़ भूखंड में से मलबा जो है यानी कि जो होता है
अपक्षय और अपर्दन होता है, और उस अपक्षय अपर्दन से जो मलबा निकल के बाहर आता है वो इन में जमा होता रहता है, और जो जमा होता रहता है तो इसकी तली में धसाव उत्पन्न होते हैं, और ये धसाव जो है जितना मलबा जाता है उतना ही धसाव नीचे की ओर होता जाता है। ये दिखाई दे रहा है, देखो ये धसाव नीचे की ओर होते जाता है, और इससे भूसन्नतियों में नीचे की ओर मलबा जमने से जो है अवसाद का निक्षेप होता है और तलियों में धसाव होता है। धीरे धीरे क्या होता है, देखो यहाँ पर जो कठोर स्थल खंड है इनमें मूवमेंट आती है, यानी कि जब संपीड़न होता है, संपीड़न क्यों होता है, क्योंकि धसाव अधिक हो जाता है, और इस धसाव के अधिक होने से ये कठोर भूखंड आपस में पास आने लगते हैं, क्योंकि बीच का क्षेत्र नीचे की ओर चला जाता है। तो इस कंडीशन में जब ये नीचे जाता है तो तटीय क्षेत्र जो है वो पास आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ओर से क्या होता है, मूवमेंट होता है, और जब पास आते हैं तो जो मलबा जमा हुआ था उस मलबे पर दबाव पड़ता है। ये देखो, ये अब ये मूवमेंट हो रहा है तो इस मलबे पर जो नीचे दबा हुआ मलबा है इस पर दबाव पड़ता है, और ये ऊपर की ओर भागते हैं, जिस कारण से यहाँ पर्वतों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये बात कही थी किसने? कोवर ने। अब कोवर ने, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, कोवर ने पर्वत निर्माण की दो अवस्थाएं बताई। वैसे भूसन्नति अगर हम सिंपल, मैंने टॉपिक समझाया था तब उसमें बताया था कि भूसन्नति की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, लेकिन कोवर ने क्या माना है, सिर्फ 2 अवस्थाएं ही मानी है ना। तो नॉर्मल ध्यान रखना, भूसन्नति की 3 अवस्थाएं होती हैं, भूसन्नति अवस्था, पर्वत निर्माण अवस्था और विकास की अवस्था। जबकि कोवर ने 2 ही अवस्थाएं मानी हैं, और इन दोनों अवस्थाओं की अगर बात करें, पहला आता है भू अवनति निर्माण की अवस्था, दूसरा पर्वत निर्माण कार्य अवस्था, क्योंकि उन्होंने जो है विकास की अवस्था को पर्वत निर्माण में ही सम्मिलित कर लिया है। ठीक है, अब भू अवनति होती क्या है? लंबे चौड़े जलपूर्ण गर्त, जलपूर्ण गर्त होते हैं, गर्त यानी गड्ढे। तो भू अवनति क्या होती है? लंबे चौड़े जलपूर्ण गर्त। जैसे कि मैंने अभी समझाया था, दोबारा बता देती हूँ कि ये अगर एक तटीय क्षेत्र पर जल भरा हुआ है, धीरे धीरे यहाँ से जो स्थलीय क्षेत्र है यहाँ से मलबा आता है, और मलबा आके यहाँ जमा हो जाता है, तो ये तली थोड़ी सी नीचे की ओर धसती है। ठीक है, जब मलबा फिर और आगे जमा होने लगता है तो ये तली नीचे की ओर धसने लगती है, और इस तली में धसाव की क्रिया को कहते हैं कि जलपूर्ण गर्त बनते हैं। गर्त यानी गड्ढे बनते हैं, और यही गर्त आगे जाके भूसन्नति का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि अगर देश में मलबा जमा देश में मलबे के जमाव से भूसन्नति धीरे धीरे होता रहता है, यानी जमाव है ना, मलबे का जमाव कैसे होता है? भूसन्नति में धीरे धीरे होता ही रहता है। अब इस चीज को उन्होंने समझाते हुए देखो ये कहा है कि जैसे भूसन्नति की किस तरह से अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, जो हमारे तटीय क्षेत्र होते हैं इसे क्या बोलते हैं? क्रोटोजोन, समझाया था ना। इसका दूसरा नाम है अग्र प्रदेश। ठीक है, ये दृढ़ भूखंड होते हैं, जैसे कि अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, जो दृढ़ भूखंड हैं उनको सम्मिलित किया गया है, और उनके तटों पर जब अग्र प्रदेश मूव करते हैं आगे की ओर, जैसे ये मूव आगे की ओर कर रहा है, जैसे भूसन्नति में समझाया था मैंने, ये भूसन्नति थी। ठीक है, अब भूसन्नति के नीचे से दबाव पड़ने से मलबा जमा होता है, और वो आगे की ओर इस तरह से मूव करता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं भूसन्नति का धसाव की क्रिया। ठीक है, अब जब जब इन मूवमेंट होता है, इन दोनों साइड से जब भूसन्नति में मूवमेंट होता है, गति उत्पन्न होती है, तो क्या होता है कि किनारे पर जहां पर मलबे पर दबाव अधिक होता है, यानी तटों पर सबसे अधिक प्रेशर पड़ेगा, और तटों पर जो है किनारों पर पर्वतों का निर्माण होने लगता है, तो इसे बोलते हैं किनारे अग्र श्रेणियां। ठीक है, अब अग्र श्रेणियों के बीच का ये क्षेत्र है, इसमें एक कंट्रोवर्सी है कि ये जो कहलाता है इसको बोलते हैं मध्य पिंड। वैसे तो इसका नाम क्या हो जाता है? मध्य पिंड। ठीक है, अब मध्य पिंड जैसे दे रखा है, इसे ये देखो, ये मध्य पिंड दे रखा है, इसे श्वसेन वर्ग भी कहते हैं।
ठीक है। और इन पर्वतों को रैंड कैंटर भी कहते हैं, मैंने इनके नाम भी डाल दिए हैं कि जो तटीय क्षेत्र पर जो पर्वत श्रेणी होती है उसे बोलते हैं रेड कैंटर। अब इसमें कंडीशन पाई जाती है, जैसे कि अगर में मूवमेंट हुआ दोनों ओर से, देखो जैसे ये दिखा रखा है एरो, इधर से भी और इधर से, दोनों ओर से अग्र प्रदेश आगे आपस में आगे जाके मिलने की कोशिश करते हैं, यानी दबाव बढ़ता है तो अग्र प्रदेश में मूवमेंट आता है, गति उत्पन्न होती है और तटीय किनारों पर पर्वतों का निर्माण होता है। अब अगर मूवमेंट बहुत तीव्र गति से होता है तो ये जो किनारे की श्रेणियां हैं ये मध्यवर्ती श्रेणियों के रूप में भी ऊपर उठ जाती हैं। ठीक है, ये कब होता है? जब मूवमेंट बहुत तीव्र गति से हो, और जब मूवमेंट धीमी गति से होता है तो दबाव दोनों ओर से होने के कारण किनारों पर दबाव अधिक पड़ता है, जिस कारण से यहाँ पर्वत श्रेणियां बन जाती हैं, जबकि मध्य भाग जो है सिर्फ उठा हुआ रह जाता है। इसका मैं अगर उदाहरण बताऊं तो जैसे कि हमारा हिमालय क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों थे, उन दोनों के बीच में 33 सागर था। उस 33 सागर का अगर मैं इसको मान लूं कि ये भूसन्नति में ये अंगारा लैंड है, ये गोंडवाना लैंड है, ठीक है, तो ये हमारी जो पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं हिमालय की, वो श्रेणियां दोनों ओर से हो गई, बीच में ये हो गया हमारा तिब्बत का पठार। ठीक है, क्योंकि इसका जो मूवमेंट हुआ था वो बहुत धीमी गति से हुआ था, तो ये मध्य पिंड को हम मान सकते हैं। अगर हिमालय का उदाहरण देते हैं तो ये तिब्बत का पठार है जो सबसे ऊंचा माना जाता है। ठीक है, इस तरह से जो है पर्वतों का निर्माण होता है, ये ऐसा कोवर ने माना है। ठीक है, अब अपसादीकरण तलीय दशा से भूसन्नति, अब गहराई अधिक हो जाती है, ये चीज अब दो वही चीज आती है मैंने जो समझाया है अभी कि अपसादीकरण में तली में धसाव होता है जिससे भूसन्नति की गहराई अधिक हो जाती है। इसे मैं अब दोबारा समझाऊं तो देखो इस तरह से तली में धसाव हो रहा है, ठीक है, अब धसाव हो रहा है तो गहराई बढ़ती ही जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भूसन्नति के बढ़ने से संकुचन होता है। अगर मैं इसी को इसी डायग्राम से समझाऊं कि जब धसाव होता है तो अग्र प्रदेश संकुचित होने लगते हैं, इनमें संकुचन उत्पन्न होने लगता है, यानी कि ये नैरो होने लगते हैं, इनमें गति उत्पन्न होने लगती है और क्षैतिज संचलन, ये क्षैतिज क्या बोलते हैं? क्षैतिज यानी कि बिछा हुआ, क्षैतिज संचलन होने लगता है, क्षैतिज गति उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, और अग्र देश एक दूसरे यानी कठोर प्रदेश जो हैं वो एक दूसरे की ओर सरकते हैं और उसमें मोर पड़ जाते हैं, जैसे भी समझाया था। ठीक है, और भूषण नदी के दोनों किनारों पर दो पर्वत श्रेणियों का निर्माण होता है जिसे रैंड कैंटेन कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, संपीड़न दो प्रकार से होता है, पहला सामान्य संपीड़न, दूसरा तीव्र संपीड़न। अभी मैंने जैसे समझाया था कि अगर सामान्य संपीड़न होता है तो मध्य पिंड का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो दबाव है वो धीमा पड़ता है, जिस कारण से वो सिर्फ ऊपर उठ जाती है, जबकि तट पर पर्वतों का निर्माण हो जाता है। और अगर तीव्र संपीड़न होता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मध्य पिंड के रूप में पठार का निर्माण न होकर पूरी ही भूसन्नति में पर्वतों का निर्माण होगा। ये बताता है कि यहाँ पर संपीड़न तीव्र हुआ होगा। ठीक है, तो ये है हमारा भूसन्नति सिद्धांत। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज है जो है नेट के एग्जामों के लिए कम अच्छी जो इम्पोर्टेंट है, क्या क्या चीज आ सकती है। तो पहला आता है कि कोवर का ये सिद्धांत कब दिया गया था? 1923 में। किस पर आधारित है? संकुचन पर आधारित है। ये कथन में भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट दृढ़, अगर नेक्स्ट की बात करें तो इसमें जो इम्पोर्टेंट आता है वो आता है कि भूसन्नति की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। तो भूसन्नति की सामान्य 3 अवस्थाएं होती हैं, जबकि कोवर ने 2 अवस्थाएं के बारे में ही बताया है। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है कि रैंड कैंटर किसे कहते हैं, स्वसिंस वर्ग किसे कहते हैं, ठीक है, और क्रोटोजोन किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना, जो हमारा अग्र भूमि है या कठोर भूखंड है उसे क्रोटोजोन बोलते हैं, इसका दूसरा नाम दृढ़ जो अग्र प्रदेश भी कहलाता है, और जो मध्य में किनारे पर जो पर्वत श्रेणियां उत्पन्न होती हैं उसे बोलते हैं रैंड कैंटर, और जो मध्य पिंड का निर्माण होता है उसे बोलते हैं स्वासिंस वर्ग। ठीक है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों का याद रखना जरूरी है।
और नेक्स्ट बात करते हैं कि संपीड़न से मध्य पिंड का निर्माण किससे नहीं होता है और किससे होता है। तो उन्होंने कहा है कि संपीड़न अगर तीव्र होगा तो मध्य पिंड का निर्माण नहीं होगा, और संपीड़न अगर धीमा होगा तो सामान्य होगा तो मध्य पिंड का निर्माण होगा। ये है हमारा कोवर का सिद्धांत। ठीक है, ये नेट के हिसाब से वो क्वेश्चन अच्छा है, तैयार करें और अपनी मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आगे और भी डालने के लिए इंस्पायर हो सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।